अम, हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो रचनात्मकता और तकनीक के उस अद्भुत संगम पर आधारित है जो हमारे रहने के तरीके को पूरी तरह आकार देता है। जी बिल्कुल। आज हम वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर में 3D मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन की कला पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो मास्टरिंग रेजिडेंशियल 3D मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन इन स्केचअप नामक एक बेहद विस्तृत गाइड के मुख्य अंशों पर आधारित है। और ये गाइड बहुत ही व्यावहारिक है। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम यह खोजना चाहते हैं कि कैसे वास्तुकला के छात्र और पेशेवर एक बिल्कुल खाली डिजिटल कैनवस को एक पूरी तरह से तैयार जीवंत 3D घर में बदल देते हैं। और ये भी कि स्केचअप जैसा सॉफ्टवेयर इंसान की रचनात्मक कल्पना और तकनीकी सटीकता के बीच किस तरह से एक बहुत मजबूत पुल का निर्माण करता है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी घर या इमारत के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत में वो सिर्फ दिमाग में एक धुंधला सा विचार होता है। हाँ, एक विजन होता है बस। बिल्कुल, लेकिन उसे स्क्रीन पर एक वास्तविक त्रिआयामी दुनिया में बदलते हुए देखना एक अलग ही स्तर का रोमांच है। मैं सोच रही थी कि पुराने जमाने में जब सब कुछ कागज पर हाथों से बनाया जाता था, तब किसी क्लाइंट को ये समझाना बहुत मुश्किल होता होगा कि बनने के बाद उनका घर कैसा दिखेगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। पुराने दौर में आर्किटेक्ट्स को ब्लूप्रिंट्स और कार्डबोर्ड के छोटे मॉडल्स पर हफ्तों मेहनत करनी पड़ती थी। बाप रे, हफ्तों तक। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आधुनिक 3D मॉडलिंग केवल सुंदर चित्र बनाने के बारे में नहीं है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन टूल मान लेते हैं। क्योंकि ये नहीं है। नहीं, वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। ये जटिल विचारों को संप्रेषित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। वास्तुकला के क्षेत्र में कागज पर खींची गई 2 लाइनों के बीच की एक छोटी सी गलतीफहमी असल निर्माण के दौरान लाखों रुपयों का नुकसान करवा सकती है। हाँ, वो तो है। इसलिए एक ऐसा 3D मॉडल होना जो हर एक विवरण को सटीक रूप से दिखाता हो, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच संवाद का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। मतलब ये अनुमान लगाने की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये संवाद और स्पष्टता वाली बात वाकई दिलचस्प है। स्रोत सामग्री में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए ना एक बहुत ही व्यवहारिक परिदृश्य का उपयोग किया गया है। जी, एक 2 बेडरूम घर का उदाहरण। हाँ, एक साधारण 2 बेडरूम आवासीय घर का डिजाइन। ये बताया गया है कि वास्तुकला के छात्रों के लिए ये एक बहुत ही सामान्य लेकिन नितांत आवश्यक असाइनमेंट होता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़कर एक 2 बेडरूम घर से ही शुरुआत क्यों की जाती है? इसका कारण यह है कि एक 2 बेडरूम का घर स्पेस प्लानिंग यानी जगह के सही उपयोग की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला की तरह काम करता है। अच्छा, एक प्रयोगशाला की तरह। हाँ, क्योंकि इसमें एक आवासीय डिजाइन के सभी आवश्यक तत्व और चुनौतियां शामिल होती हैं। एक डिजाइनर को सार्वजनिक स्थानों जैसे लिविंग रूम और निजी स्थानों जैसे बेडरूम के बीच एक प्रवाह स्थापित करना होता है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। एकदम। इसके अलावा किचन और बाथरूम जैसी जगहों के लिए प्लम्बिंग की दीवारों को एक साथ रखने जैसी तकनीकी चुनौतियों को भी हल करना होता है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा भी नहीं है कि छात्र उसमें खो जाएं और इतना छोटा भी नहीं है कि उसे डिजाइन की जटिलताओं का सामना ना करना पड़े। समझ गई। अब अगर हम इसके निर्माण की प्रक्रिया पर नजर डालें तो स्रोत सामग्री बताती है कि एक खाली स्क्रीन से शुरू होता है। डिजाइनर सबसे पहले घर की बाहरी सीमाएं तय करता है। इसके लिए स्केचअप में रेक्टेंगल टूल का उपयोग किया जाता है, जो कि सबसे बुनियादी टूल है। हाँ, ये टूल एक तरह से उस जमीन के टुकड़े को परिभाषित करता है जिस पर घर बनेगा। उसके बाद लाइन टूल की मदद से घर के अंदर की दीवारें खींची जाती हैं ताकि एक निर्बाध फ्लोर प्लान तैयार हो सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में गणित का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। देखिए, वास्तुकला में गणित और डिजाइन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब कोई डिजाइनर वे शुरुआती दीवारें खींच रहा होता है तो वो केवल अंदाजे से रेखाएं नहीं बना सकता कि बस यहाँ मन किया वहां लाइन खींच दी। बिल्कुल नहीं। यहीं पर टेप मेजर टूल की अहमियत सामने आती है। इसका उपयोग करके हर एक दीवार, हर एक कमरे के सटीक आयाम तय किए जाते हैं।
मतलब इंचेस और सेंटीमीटर्स में? जी, अगर एक हॉलवे या गलियारे की चौड़ाई मानक आकार से कुछ इंच भी कम हो जाए तो वहां से फर्नीचर ले जाना या दो लोगों का एक साथ गुजरना मुश्किल हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सटीकता ये सुनिश्चित करती है कि फ्लोर प्लान केवल दिखने में अच्छा न हो बल्कि वास्तविक जीवन में काम भी करे। एक अच्छी नींव के बिना चाहे आप कितना भी सुंदर 3D मॉडल बना लें, वो व्यवहारिक रूप से विफल ही होगा। रुकिए, तो इसका मतलब है कि डिजाइन में होने वाली 1 इंच की गलती भी आगे चलकर एक बड़ी संरचनात्मक समस्या बन सकती है। ये तो काफी जिम्मेदारी का काम है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आयाम तय होने के बाद अगला कदम कमरों का विभाजन करना होता है। लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और बाथरूम जैसी जगहों को परिभाषित किया जाता है और उन पर लेबल लगाए जाते हैं। ये घर के बुनियादी ढांचे या कंकाल को तैयार करने जैसा लगता है। सही कहा आपने, कंकाल ही है। हालांकि अभी तक सब कुछ एक समतल 2D ड्राइंग के रूप में ही है। इस 2D चरण को हम डिजाइन का तार्किक मस्तिष्क कह सकते हैं। कमरों को लेबल करना और उनकी सीमाओं को स्पष्ट करना डिजाइनर को ये एनालाइज करने में मदद करता है कि विभिन्न स्थानों के बीच का प्रवाह कैसा होगा, जिसे आर्किटेक्चरल भाषा में शायद सर्कुलेशन कहते हैं। बिल्कुल, सर्कुलेशन। क्या रसोई से डाइनिंग एरिया तक जाना आसान है? क्या बेडरूम में जाने का रास्ता लिविंग रूम के बीच से होकर तो नहीं गुजर रहा जिससे निजता भंग हो? ये सभी फैसले इसी 2D ब्लूप्रिंट के चरण में लिए जाते हैं। यहाँ से यह प्रक्रिया उस जादुई अवस्था में प्रवेश करती है जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में बहुत ही उत्साह के साथ किया गया है। 2D से 3D का सफर। ये सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। मुझे भी यही लगा। ये ऐसा है जैसे एक समतल रेखाचित्र अचानक स्क्रीन से बाहर आ रहा हो। डिजाइनर उन 2D रेखाओं को ऊपर की ओर खींचता है और वे वास्तविकता में एक त्रिआयामी दीवार बन जाती हैं। स्रोत में बताया गया है कि स्केचअप में पुश पुल टूल का इस्तेमाल करके ऐसा किया जाता है। क्या ये वास्तव में इतना ही आसान है जितना पढ़ने में लगता है? तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया को एक्सट्रूजन कहा जाता है और स्केचअप का पुश पुल टूल वास्तुकला के सॉफ्टवेयर इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति था। क्रांति? वो कैसे? इससे पहले के सॉफ्टवेयर में 3D आकृतियां बनाना बहुत जटिल हुआ करता था, जिसमें कई गणितीय निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ते थे। लेकिन इस टूल ने इसे एकदम सहज बना दिया। बस क्लिक करो और खींचो। वाह! जब डिजाइनर फ्लोर प्लान की 2D दीवार को पकड़कर ऊपर खींचता है तो वो उसे एक विशिष्ट ऊंचाई तक ले जाता है। आवासीय निर्माण के मानकों के अनुसार ये ऊंचाई आमतौर पर 8 से 10 फीट के बीच होती है। तो ये 8 या 10 फीट का चुनाव कैसे होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। 10 फीट की छत कमरों को अधिक हवादार और बड़ा महसूस कराती है, जबकि 8 फीट की छत एक अधिक आरामदायक और अंतरंग माहौल देती है। ये केवल दीवारों को खड़ा करना नहीं है, ये उस जगह के मनोवैज्ञानिक अनुभव को तय करना है। ये एक बहुत ही नया नजरिया है। छत की ऊंचाई किस तरह हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। दीवारें खड़ी होने के बाद घर को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बारी आती है, यानी दरवाजे और खिड़कियां बनाना। स्रोत के अनुसार यह प्रक्रिया भी काफी तार्किक है। दीवारों पर दरवाजों और खिड़कियों के आकार के आयत बनाए जाते हैं। रेक्टेंगल टूल्स हैं। हाँ, और फिर उसी पुश पुल टूल का उपयोग करके उस हिस्से को दीवार के आर पार धकेल दिया जाता है, जिससे वहां एक खाली जगह या ओपनिंग बन जाती है। और यहीं पर वास्तुकला की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, सॉलिड और वॉइड का संतुलन, यानी ठोस और खाली स्थान। सॉलिड और वॉइड? एक इमारत केवल दीवारों से नहीं बनती, बल्कि उन खाली जगहों से बनती है जो हवा, रोशनी और लोगों को अंदर आने देती हैं। इन खाली जगहों को बनाने के बाद उन्हें भरना भी होता है। यहीं पे स्रोत सामग्री में कंपोनेंट टूल और स्केचअप 3D वेयरहाउस का उल्लेख किया गया है। हाँ, वो 3D वेयरहाउस का विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत इसे पहले से डिजाइन किए गए 3D मॉडल्स के एक विशाल पुस्तकालय के रूप में वर्णित करता है। दुनिया भर के डिजाइनर्स का योगदान होता है इसमें। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक ऐसा डिजिटल कैटलॉग हो जहां से आप दरवाजे, खिड़कियां और अन्य वास्तुशिल्प तत्व सीधे अपने प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। इसका मतलब है कि डिजाइनर को हर एक खिड़की की चौखट या दरवाजे के हैंडल शुरुआत से बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सुविधा डिजाइनरों के सैकड़ों घंटे बचाती है, लेकिन ये केवल समय बचाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये डिजाइन में व्यावसायिकता और डिटेलिंग लाने के बारे में भी है। जब आप 3D वेयरहाउस से एक उच्च गुणवत्ता वाली खिड़की लाते हैं तो उसमें फ्रेम, शीशे की मोटाई और यहाँ तक कि टिका यानी हिंजेस भी सटीक होते हैं। इतनी बारीकी से? हाँ,
ये छोटी छोटी डिटेल्स ही एक शौकिया 3D मॉडल और एक पेशेवर आर्किटेक्चरल मॉडल के बीच का अंतर तय करती हैं। अब दीवारों और खिड़कियों के बाद जाहिर है घर को एक छत की जरूरत होती है। स्रोत में छत बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बताया गया है। सपाट छत बनाना तो आसान लगता है, लेकिन गेबल्ड या हिप्ड छतों के डिजाइन के बारे में बात की गई है। ये थोड़े तकनीकी शब्द हैं। वही, एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये तकनीकी शब्द थोड़े भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो गेबल छत वो होती है जो बीच से उठी हुई होती है और जिसके दोनों तरफ ढलान होती है, बिल्कुल एक उल्टे वी या तंबू के आकार की तरह। जैसे हम बचपन में झोपड़ी की ड्राइंग बनाते थे। बिल्कुल वही। ये बारिश और बर्फ वाले इलाकों में बहुत आम है ताकि पानी आसानी से बह जाए। दूसरी ओर हिप्ड छत में चारों तरफ से ढलान होती है। अच्छा, चारों तरफ। इन जटिल छतों के निर्माण में सटीकता और ज्यामिति का गहरा ज्ञान चाहिए होता है। स्केचअप में मूव टूल का उपयोग करके इन छतों के कोण और ढलान को बहुत ही सावधानी से सेट किया जाता है। अगर कोण थोड़ा सा भी गलत हो गया तो? अगर कोण सही नहीं है तो न केवल इमारत का बाहरी अनुपात बिगड़ जाएगा, बल्कि वास्तविक निर्माण के समय पानी निकासी जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ये सुनना ही अपने आप में स्पष्ट करता है कि एक आर्किटेक्ट को कितनी दूर की सोचनी पड़ती है। कदम कदम पर। जब छत डल जाती है तो बाहर से घर तैयार हो जाता है, लेकिन स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा इंटीरियर विजुअलाइजेशन पर केंद्रित है, जिसे ढांचे को घर बनाना कहा गया है। क्योंकि कोई भी इमारत तब तक घर नहीं बनती जब तक उसमें लोग और उनकी जरूरत का सामान ना हो। एक 3D मॉडल सिर्फ एक खाली खोल है जब तक कि उसमें कार्यक्षमता नहीं जोड़ी जाती। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इंटीरियर विजुअलाइजेशन केवल कमरों को सजाने के बारे में नहीं है। ये परीक्षण करने के बारे में है कि वो स्थान मानव जीवन के लिए कितना अनुकूल है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए स्रोत में फिर से 3D वेयरहाउस का उदाहरण दिया गया है। वहां से फर्नीचर जैसे सोफा, डाइनिंग टेबल, किचन काउंटर लाकर घर में रखा जाता है, स्पेस का अंदाजा लगाने के लिए। हाँ, और ये मुझे असल जिंदगी की एक बहुत ही आम समस्या की याद दिलाता है। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा फर्नीचर खरीदा है जो शोरूम में तो एकदम सही लगता है, लेकिन घर लाने पर पता चलता है कि वो बहुत बड़ा है और कमरे में चलने की जगह ही नहीं बची। बहुत आम समस्या है। 3D स्पेस प्लानिंग शायद इसी मानवीय भूल को सुधारती है। इस बिंदु को अगर आगे बढ़ाएं तो ये 3D मॉडलिंग के सबसे बड़े फायदों में से एक है। एक डिजाइनर मॉडल के अंदर फर्नीचर रखकर ये देख सकता है कि क्या डाइनिंग टेबल के चारों ओर कुर्सियां पीछे खिसकाने के लिए पर्याप्त जगह है, या किचन में कैबिनेट खोलते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, क्या कैबिनेट के दरवाजे खोलते समय वे एक दूसरे से तो नहीं टकरा रहे हैं। इसे एर्गोनॉमिक्स और स्थानिक गतिशीलता का अध्ययन कहा जाता है। इसके अलावा वास्तविकता का एहसास कराने के लिए मटेरियल और टेक्सचर भी बहुत जरूरी हैं। मटेरियल और टेक्सचर का भी स्रोत में काफी विस्तार से वर्णन है। पेंट बकेट टूल के जरिए दीवारों, फर्श और फर्नीचर पर अलग अलग सामग्रियां लगाई जाती हैं। एक सादे ग्रे रंग के फर्श और एक उच्च रेजोल्यूशन वाले लकड़ी के टेक्सचर के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। मटेरियल केवल विजुअल अपील नहीं जोड़ते, वे स्थान का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी तय करते हैं। वो कैसे? लकड़ी का टेक्सचर एक कमरे में गर्मी और आराम का एहसास लाता है, जबकि कंक्रीट या संगमरमर का टेक्सचर उसे ठंडा और आधुनिक बनाता है। डिजाइनर इन टेक्सचर्स का उपयोग ये संप्रेषित करने के लिए करते हैं कि वो स्थान कैसा महसूस होगा। ईंटें, लकड़ी, पत्थर, ये सभी मॉडल में गहराई लाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और चीज को विजुअलाइजेशन की जान बताया गया है, और वो है रोशनी। रोशनी का खेल एक निर्जीव 3D बॉक्स को पूरी तरह से बदल देता है। रोशनी का अध्ययन वास्तुकला के सबसे जटिल और सुंदर पहलुओं में से एक है। रोशनी केवल देखने के लिए नहीं होती, ये एक भावना पैदा करती है। हाँ। स्केचअप में शैडो सेटिंग्स एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। डिजाइनर अपने मॉडल में घर की भौगोलिक स्थिति, यानी घर दुनिया में कहाँ स्थित है, और दिशा इनपुट कर सकता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर सटीक रूप से सूर्य के पथ का अनुकरण करता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब कोई भी ये देख सकता है कि दिसंबर की सर्दियों की सुबह उनके बेडरूम की खिड़की से कितनी धूप आएगी। बिल्कुल। या जून की दोपहर में उनका लिविंग रूम कहीं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो जाएगा। ठीक यही इसका उद्देश्य है। ये पैसिव सोलर डिजाइन में बहुत मदद करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। कमाल है। प्राकृतिक रोशनी के अलावा कृत्रिम रोशनी जैसे लैंप,
सीलिंग लाइट्स और छिपी हुई कोव लाइट्स को भी जुड़ा जाता है 3D वेयरहाउस से लाकर। रात के माहौल के लिए। हाँ, ये कृत्रिम रोशनी रात के समय या कम धूप वाले दिनों में घर के आंतरिक माहौल को जीवंत बनाती है। रोशनी और परछाई का ये संयोजन 3D मॉडल को एक तकनीकी आरेख से निकालकर एक वास्तविक महसूस किए जा सकने वाले घर में बदल देता है। अब जब हमारा 2 बेडरूम का मॉडल पूरी तरह से सज चुका है, रोशनी से जगमगा रहा है, तो अगला चरण आता है प्रेजेंटेशन। स्रोत में सीने मैनेजर नामक टूल का जिक्र है, जो बाहरी हिस्से या लिविंग रूम के विशिष्ट व्यूज तैयार करने में मदद करता है। ये बहुत जरूरी टूल है। मुझे तो ये टूल एक तरह से उस डिजिटल घर के अंदर एक वर्चुअल फोटोग्राफर को तैनात करने जैसा लगता है। ये बहुत ही सटीक उपमा है। वास्तुकला में आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपने क्या डिजाइन किया है। सीन मैनेजर डिजाइनर को कैमरे के सही कोण और फ्रेम तय करने की अनुमति देता है। यह देखने वाले का ध्यान डिजाइन की सबसे अच्छी विशेषताओं की ओर आकर्षित करता है। इसके बाद उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों को एक्सपोर्ट करके पोर्टफोलियो या क्लाइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि स्केचअप बुनियादी विजुअलाइजेशन के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन जब बात एकदम असली फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग की आती है तो कहानी एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वहां वी-रे और ल्यूमियन जैसे एडवांस रेंडरिंग सॉफ्टवेयर का उल्लेख किया गया है। रेंडरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कंप्यूटर रोशनी के एक एक कण, सतहों के प्रतिबिंब और परछाइयों की गहराई की बहुत ही जटिल गणना करता है, जो स्केचअप खुद नहीं कर पाता। स्केचअप करता है, लेकिन वी-रे या ल्यूमियन उसे अगले स्तर पर ले जाते हैं। जब एक मॉडल को इन सॉफ्टवेयर से गुजारा जाता है तो कांच असली कांच की तरह चमकता है और लकड़ी के फर्श पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बिखरती है। वाह! कई बार तो इन रेंडर की गई तस्वीरों और असली तस्वीरों के बीच फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। ये क्लाइंट्स को उनके सपनों का घर एकदम यथार्थवादी रूप में देखने में मदद करता है। वो रेंडर सच में जादुई होते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री ये भी मानती है कि ये पूरी यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, खासकर उन छात्रों के लिए जो पहली बार इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कोई भी नई तकनीक सीखते समय बाधाएं आना स्वाभाविक है। स्रोत में मुख्य रूप से 2 आम चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली क्या है? पहली है स्केलिंग की समस्या। इसे हम एलिस इन वंडरलैंड प्रभाव कह सकते हैं। एलिस इन वंडरलैंड? वो कैसे? कई बार ऐसा होता है कि 3D वेयरहाउस से इंपोर्ट किया गया एक साधारण कॉफी मग पूरी डाइनिंग टेबल से भी बड़ा हो जाता है। अरे! या एक शानदार दरवाजा इतना छोटा हो जाता है कि वो बच्चों के खिलौने जैसा लगने लगता है। ये कल्पना करने में काफी मजेदार लगता है। मजेदार है, लेकिन जब वस्तुएं एक दूसरे के अनुपात में नहीं होती तो पूरा डिजाइन अव्यावहारिक हो जाता है। इसका समाधान स्केल टूल का उपयोग करना है, जिससे वस्तुओं के आयामों को बाकी घर के अनुपात में सटीक रूप से समायोजित किया जा सके। डिजाइनर के लिए निश्चित ही ये चीजें शुरुआत में सिरदर्द होती होंगी। दूसरी चुनौती टेक्सचर के अलाइनमेंट के बारे में बताई गई है। हाँ, जब टेक्सचर सही दिशा में नहीं होते तो डिजाइन का यथार्थवाद टूट जाता है। मतलब लकड़ी की धारियां गलत दिशा में जा रही हों। बिल्कुल। मान लीजिए कि लकड़ी के फर्श का टेक्सचर लगाया गया है, लेकिन लकड़ी की धारियां कमरे की लंबाई के बजाय चौड़ाई में जा रही हैं, या ईंट की दीवार का टेक्सचर बहुत ज्यादा खिंचावा लग रहा है, तो वो नकली लगेगा। यह दृश्य प्रवाह को बिगाड़ देता है। इसे ठीक करने के लिए डिजाइनर पोजीशन टेक्सचर टूल का सहारा लेते हैं, जो उन्हें सतहों पर सामग्री को खींचने, घुमाने और उसकी दिशा को एकदम प्राकृतिक रूप से सेट करने की सुविधा देता है। इन सभी तकनीकी और रचनात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है। ये जानकारी उन लोगों के लिए क्यों मायने रखती है जो वास्तुकला के छात्र या पेशेवर नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं देख रही हूँ कि स्पेस प्लानिंग को समझना या ये जानना कि 2D जानकारी 3D में कैसे बदलती है, हमारे सोचने के तरीके को एक नया आयाम देता है। बिल्कुल देता है। भले ही कोई व्यक्ति भविष्य में सिर्फ अपनी ही घर का निर्माण या रेनोवेशन कर रहा हो, ये ज्ञान उसे अपने घर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। वे समझ पाएंगे कि एक अतिरिक्त खिड़की कमरे की ऊर्जा को कैसे बदल सकती है, या फर्नीचर का सही प्लेसमेंट जगह को कैसे बड़ा दिखा सकता है। इस तरह का ज्ञान स्थानिक अवेयरनेस यानी स्पेशल अवेयरनेस को बढ़ाता है। स्पेशल अवेयरनेस जी, ये हमें हमारे आसपास के वातावरण को केवल देखने के बजाय उसे गहराई से समझने की क्षमता देता है। ये हमें इस बात की सराहना करना सिखाता है कि हर एक इमारत के पीछे कितनी सोच, गणित और कला छिपी होती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने ये सफर तय किया कि कैसे एक खाली डिजिटल कैनवस पर एक साधारण रेखा खींचने से लेकर
दीवारों को खड़ा करने, छत डालने, इंटीरियर सजाने और अंततः प्राकृतिक रोशनी और रेंडरिंग के जरिए एक पूर्ण यथार्थवादी घर तैयार किया जाता है। एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। हाँ, स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर सिर्फ चित्र नहीं बनाते, वे विचारों को सटीकता के साथ प्रस्तुत करने और उन्हें एक वर्चुअल वास्तविकता का रूप देने की शक्ति प्रदान करते हैं। तकनीक जिस गति से आगे बढ़ रही है वो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। आज हम स्क्रीन पर रोशनी, टेक्सचर और स्थान का इतनी गहराई से अनुकरण कर सकते हैं, और ये सब एक समतल मॉनिटर पर हो रहा है। सही कहा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, निकट भविष्य में जब ये अत्यधिक उन्नत 3D मॉडल पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी और इमर्सिव तकनीक के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? मतलब हम VR हेडसेट पहनकर घर में घुस सकेंगे? बिल्कुल। क्या हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां जमीन पर कोई भी ईंट रखने से पहले लोग अपने डिजिटल घरों के अंदर हफ्तों तक वर्चुअल रूप से रह सकेंगे? ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। क्या वे असली दुनिया में नींव खोदने से पहले ही डिजिटल बालकनी में खड़े होकर सुबह की चाय पीने का अनुभव कर सकेंगे और तय कर सकेंगे कि वह घर उनके लिए सही है या नहीं? एक घर के बनने से पहले ही उसमें जीना, ये विचार पूरी तरह से वास्तुकला और हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल कर रख देने वाला है। भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती जा रही है। ये भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। खैर, इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वास्तुकला में 3D मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन की इस यात्रा ने निश्चित रूप से हमारे सोचने के कैनवस को और बड़ा कर दिया है। मुझे भी यही लगता है। श्रोताओं से यही कहूंगी कि अपनी जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखें, अपने आसपास की इमारतों और स्थानों को इस नए नजरिए से देखते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।